प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का किया शुभारंभ। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए आगामी 1 मार्च से शुरू होगी विमान सेवा, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कोरोना जागरूकता रथ रवाना, लोकगीत संगीत के जरिए लोगों को टीकाकरण की दी जाएगी जानकारी। और प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण में धर्म प्रमुखों की भूमिका को लेकर रायपुर में कार्यशाला आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने धुबरी फूलबारी पुल की आधारशिला रखी और माजुली सेतु निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुल के बनने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा असम से सीधे जुड़ जाएंगे। का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजूली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ किया और रो पैक्स जहाज के संचालन की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि जलमार्ग के शुभारंभ से असम इस श्रेणी के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में आज निमाती मजूली नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी धुबरी तिसिंगमारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। श्री मोदी ने असम में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 स्थानों पर घाटों के निर्माण का शिलान्यास भी किया। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए आगामी 1 मार्च से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 4 फरवरी को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का आग्रह किया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया का विमान चलाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने श्री पुरी से मुलाकात के दौरान रायपुर में कार्गो हब की सुविधा विकसित करने का भी अनुरोध किया था।
केंद्रीय मंत्री ने इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के आग्रह पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। अब 1 मार्च से बिलासपुर से दिल्ली विमान सेवा शुरू हो रही है। यहां से 2 विमानों के परिचालन को अनुमति दे दी गई है, जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने विमान सेवा शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बिलासपुर और आसपास की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में मदद होगी। साथ ही लोगों को कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर से आज कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया गया। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान को समर्थन देने और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने यह रथ रवाना किया गया। इस रथ को प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने हरी झंडी दिखाई। इस रथ में लोक कलाकार स्थानीय विधाओं का सहारा लेकर लोगों को टीकाकरण और कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर श्री दयाल ने बताया कि यह रथ प्रदेश भर में जागरूकता संदेश प्रसारित करेगा। दिख रही है तो ये हम लोगों ने ज़रूरी समझा है कि लोगों को एक बार फिर से याद दिलाएं कि इस समय ढिलाई बिल्कुल करना उचित नहीं होगा और ये अभी तक पूरी तरह से समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो उसी करते ये हम लोगों ने जागरूकता अभियान अब हम लोग सारे ज़िलों में चलवाएंगे और उसमें ये इस तरह से ये गाड़ी हैं, ये लेके जाएंगे, हम लोगों के आर्टिस्ट रहेंगे, हम लोग के लोग इस तरह से ये पैम्फलेट बांटेंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से इसमें अभी आप ढिलाई ना करें। श्री दयाल ने कहा कि यह रथ प्रदेश के दूर दराज के आदिवासी अंचलों में जहां प्रचार का अन्य माध्यम सक्रिय नहीं हो सकता, वहां गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। कन्विंस करके और उनकी दुविधाओं को दूर करना, तो इसमें ऐसी जगह पे ये हमारे जो रथ हैं, ये हम लोग की वैन्स कह लीजिए, ये जाएंगी जहाँ पे लोग भीड़ में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे मेले ठेले में आते हैं और वहाँ पे इसमें जिंगल्स हैं, इसमें म्यूज़िक, इसमें ये लिखा हुआ चारों तरफ टेक्स्ट है, विजुअली सपोर्टेड है, ये रहेगा और हम लोग के लोग रहेंगे जो उनसे बातचीत करेंगे। ये पैम्फलेट्स हैं, ये पैम्फलेट्स वहाँ पे बांटेंगे तो उन लोगों को ये 2-वे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, जो लोगों से वार्ता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, स्पेशली उस समाज के लोगों के बीच में जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक सुनील तिवारी, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के शैलेश फाये, रायपुर आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक विकल्प रंजन शुक्ला और दूरदर्शन रायपुर के समाचार एकांश के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज सोनोने भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण में धर्म प्रमुखों की भूमिका को लेकर रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और गुरुओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में उन्हें टीकाकरण के महत्व और इसके प्रभाव की जानकारी दी गई। इस दौरान उनके संदेहों का समाधान भी किया गया। कार्यशाला में राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके बचाव के बारे में जानकारी दी। आने वाला जो समय है जिसमें कि हम 50 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण करेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर है या 50 साल से नीचे कोमार्बिडिटी के साथ है, उन सबको टीकाकरण किया जाना होगा। तो उस परिस्थितियों में हमें सभी समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनका जो है सहयोग की आवश्यकता है, और ये तभी मिलेगा जब वो खुद कन्विंस्ड हों कि हाँ ये टीकाकरण की आवश्यकता है और ये टीका उनको लगना चाहिए, सारे उनके लोगों को भी लगना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहें और न केवल स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए आवश्यक था कि आज की ये इस जो गैदरिंग है उसमें इनके बारे में बताया जाए। इसके साथ ही साथ जो है उनके भी व्यू लिए जाएं कि वो किस तरह से इस बीमारी को देखते हैं और किस तरह से उनको समझ में इसके बारे में है। दूसरा जो है, अभी तक हम जो इस बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं वो है कोविड उपयुक्त व्यवहार का। तो कोविड उपयुक्त व्यवहार भी हम लोगों ने लोगों को और भी बताने का कार्यक्रम हर मौके पर करते हैं। कार्यशाला में अन्य लोगों ने भी टीकाकरण के बारे में सवाल पूछे, जिनका समाधान भी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए परीक्षण की संख्या बढ़ा दी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 20,059 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं कोविड-19 संक्रमण के 311 नए मामलों का पता चला है। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर में मिले हैं। यहां 118 लोगों में संक्रमण पाया गया। सस्ती और असरकारी जेनरिक दवाइयों को केंद्र सरकार की जन औषधि योजना के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बस्तर में भी यह योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में महंगी ब्रांडेड दवाइयों से परेशान लोगों को राहत दिलाने केंद्र सरकार ने जन औषधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत जन औषधि केंद्रों में लोगों को काफी कम मूल्यों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस्तर में यह योजना फरवरी 2016 में शुरू की गई। यहां के जगदलपुर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा और दरभा विकासखंड में एक साथ यह योजना संचालित की जा रही है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर के अधीक्षक डॉक्टर KL आजाद ने कहा है कि कॉलेज परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र में करीब 740 प्रकार की जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। इसमें जन औषधि केंद्र हमारे कैंपस के अंदर मेन गेट के पास है, जिसमें लगभग 740 प्रकार की जो जेनरिक जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध रहती हैं, और लगभग मेडिकल स्टोर 24 घंटा संचालित होता है। दवाइयाँ जो है उचित मूल्य और बाजार मूल्य से कम दर पे उपलब्ध रहती हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी की रहती हैं, किफ़ायती दरों पे मिलती है। जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली जेनरिक दवाइयां भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी की ब्रांडेड दवाइयां। संचालित जन औषधि योजना के अंतर्गत सभी जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर हमें दवाएं मूल मॉलिक्यूल के रूप में उपलब्ध होती हैं। तो दामों में सरकारी औषधालय में या सरकारी जन औषधि योजना के अंतर्गत खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध रहती हैं। योजना के तहत जन औषधि केंद्र का संचालन करने वाले बालाजी नायडू ने कहा कि वे चिकित्सकों द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां रखते हैं। कीमत काफी कम होने के कारण हर वर्ग के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं, जितने भी मरीज आते हैं, यहाँ पर उनको पूरा लाभ मिल रहा है। यहाँ पर सस्ते दवाई उपलब्ध है। जितने भी डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो सब दवाई उपलब्ध है। इस तरह केंद्र सरकार के इस योजना से महंगी दवाई के कारण इलाज से वंचित होने वाले वर्ग को काफी फायदा मिल रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।